हाँ, चलिए शुरू किया जाए। तो पिछली क्लास में अपन रेस्पायरेशन पढ़ रहे थे। ह्यूमन में रेस्पायरेशन की बात हो चुकी है। अब अपने को पढ़ना है प्लांटों में रेस्पायरेशन की बात करें। अगर जो हायर प्लांटों की बात करें तो जैसे स्टेम है, स्टेम वगैरह पर छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। स्टेम वगैरह पर जो छेद पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लेंटिसल कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंटिसल कहते हैं। लेंटिसल कहते हैं। तो जो वुडी प्लांट होते हैं उनके स्टेम के ऊपर क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं और उन पोर को क्या कहते हैं? लेंटिसल कहते हैं। और इन्हीं पोरों के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा ऑक्सीजन अंदर जाती है और CO2 बाहर निकलती है। दूसरी बात देखा जाए, अगर जो मेजर बात करें अपन, तो मेजर रेस्पायरेशन के लिए गैसों का एक्सचेंज पत्तियों के ऊपर, लीफ के ऊपर छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं और उन छेदों को क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। सपोज करिए ये पत्ती है, मान लेते हैं ये पत्ती है। ये पत्ती की अपर सरफेस है, ये लोअर सरफेस है। अगर प्लांट डाइकाट है, डाइकाट प्लांटों में स्टोमेटा लीफ की अपर सरफेस पर पाए जाते हैं। डाइकाट प्लांट है तो स्टोमेटा लीफ की लोअर सरफेस पर पाए जाते हैं। अगर प्लांट मोनोकाट है तो स्टोमेटा लीफ की दोनों सरफेस पर पाए जाते हैं। और अगर कोई प्लांट ऐसा है जिसकी पत्तियां, जिसकी लीफ वाटर सरफेस पर फ्लोट कर रही हैं, तैर रही हैं, तब स्टोमेटा केवल लीफ की अपर सरफेस पर पाई जाती हैं, लोअर सरफेस पर नहीं पाई जाती हैं। और अगर कोई प्लांट ऐसा है जो पानी में एकदम डूबा हुआ है, पत्तियां भी डूबी हुई हैं, तो उसमें स्टोमेटा या तो नॉन फंक्शनल होते हैं या स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। और स्टोमेटा तुम्हें मैंने बताया है, स्टोमेटा की अगर जो स्ट्रक्चर देखें, स्टोमेटा क्या होता है? एक पोर होता है। यहाँ पर देखा जाए स्टोमेटा की स्ट्रक्चर हम तुम्हें बता रहे हैं। एक सेकंड। स्टोमेटा की स्ट्रक्चर अगर जो अपन देखें तो स्टोमेटा इस प्रकार से चारों तरफ से दो सेल्स के द्वारा सराउंडेड होता है। दो सेल कौन कौन है? उन सेल को क्या कहते हैं? गार्ड सेल कहते हैं। इस प्रकार से ये दो सेल होती हैं जिनके द्वारा स्टोमेटा सराउंडेड होता है। इन सेल को क्या कहते हैं? गार्ड सेल कहते हैं। तो ये गार्ड सेल कहलाती हैं। इस प्रकार से ये गार्ड सेल कहलाती है, गार्ड सेल कहलाती है। और ये क्या होता है? स्टोमेटा पोर होता है। ये स्टोमेटा पोर होता है, पोर होता है। दूसरी बात देखा जाए, गार्ड सेल बीन शेप्ड होती है या किडनी शेप कह लीजिए। गार्ड सेल की जो इनर मेम्ब्रेन होती है इस प्रकार से थिक होती है, इस प्रकार से ये मोटी होती है। और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो पतली होती है। इस प्रकार से गार्ड सेल है। गार्ड सेल के बाहर की तरफ एक दूसरी सेल होती है जिन्हें सब्सिडियरी सेल कहते हैं या एसेसरी सेल कहते हैं। इस प्रकार से ये दूसरी सेल्स हैं, इनको क्या कहते हैं? सब्सिडियरी सेल कहते हैं या एसेसरी सेल कहते हैं। इस प्रकार से ये सब्सिडियरी सेल या एसेसरी सेल कहलाती है। ये गार्ड सेल, ये स्टोमेटल एपरेटस की स्ट्रक्चर मैंने बताया। इन्हें क्या कहते हैं? सब्सिडियरी सेल, सब्सिडियरी सेल कहलाती है। एक बात और बताया, गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इनमें फोटोसिंथेसिस भी होती है। तो तुम्हें ये स्टोमेटल एपरेटस की स्ट्रक्चर मैंने बताया। तो स्टोमेटल पोर जो होता है चारों तरफ से दो गार्ड सेल के द्वारा सराउंडेड होता है
और गार्ड सेल कैसी होती है, किडनी शेप्ड होती है। और ये स्टोमेटा के अंदर गैसों का एक्सचेंज कैसा होता है, बाय डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है। मतलब और डिफ्यूजन की डेफिनेशन मैंने पहले बताया है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जब हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है तब उसे क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा देखिए क्या होता है, सुनिए। प्लांट क्या काम करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। और मेनली फोटोसिंथेसिस कौन करता है, लीफ करती है। तो लीफ के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा, और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा स्टोमेटा पोर से ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जाकर के मिल जाती है। अपन रिस्पायरेशन करते हैं, प्लांट रिस्पायरेशन करते हैं, तो एटमॉस्फेयर में क्या है, CO2 ज़्यादा है और प्लांट की बॉडी के अंदर CO2 क्या है, कम है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा CO2 एटमॉस्फेयर से स्टोमेटल पोर से होती हुई प्लांट के अंदर इंटर करेगी, जो फोटोसिंथेसिस में भाग लेती है। एक बात और तुमको बता दें, सुनिए भाई, तुमको मैंने बताया है कि रेस्पायरेशन, ये जो रेस्पायरेशन है, रेस्पायरेशन 24 आवर होने वाली प्रोसेस है। मतलब 24 घंटे होने वाली प्रोसेस है। मतलब ये डे और नाइट, मतलब ये डे में भी होगी, दिन में भी होगी, एंड नाइट दोनों समय ये प्रोसेस होगी, दिन में भी होगी और रात में भी होगी। और इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, CO2 बाहर निकाली जाती है, ये बात रखना याद। और ऑक्सीजन क्या की जाती है, यूज की जाती है। तो चाहे प्लांट इन बोथ, यहाँ पर अपन लिख भी सकते हैं, इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। मतलब ये बात जो मैं बता रहा हूँ दोनों के लिए बता रहा हूँ, बोथ प्लांट एंड एनिमल। मतलब इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, ये बात जो हमने तुमको बताई है प्लांट और एनिमल दोनों के लिए मैंने बताई है। मतलब रेस्पायरेशन प्लांटों में भी होता है और एनिमल में भी होता है और 24 आवर होने वाली एक प्रोसेस है। ये मत सोचना कि प्लांटों में रेस्पायरेशन नहीं होता है, प्लांट भी जीवित होते हैं। ये बात तुम्हें याद रखना है, प्लांट कोई डेड नहीं होते हैं, ये भी क्या है, लिविंग होते हैं, जीवित होते हैं। तो रेस्पायरेशन हमने तुमको बताया ये 24 आवर होने वाली प्रोसेस है और ये एक कैसी है, वाइटल प्रोसेस है। आगे देखा जाए क्या होता है, अगर जो हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है ओनली इन ग्रीन प्लांट, इन ग्रीन प्लांट में होती है, ग्रीन प्लांट में होती है। तो फोटोसिंथेसिस कब होती है, ग्रीन प्लांट में होती है। प्लांट के कौन से पार्ट में, ग्रीन प्लांट पार्ट में होती है। और कब होती है, ओनली इन डे टाइम, डे टाइम होती है, डे टाइम होती है, दिन के समय होती है, एब्सेंस इन नाइट, रात के समय नहीं होती है। तो फोटोसिंथेसिस केवल दिन के समय होती है, रात के समय नहीं होती है। और फोटोसिंथेसिस में क्या किया जाता है, CO2 को ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है, बाहर छोड़ा जाता है। और यही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ही एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक बैलेंस बना रहता है। तो अगर तुमसे पूछ लिया गया, बताइए एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस कौन बनाता है, तो ग्रीन प्लांट बनाते हैं। दूसरी बात देखा जाए,
रेस्पायरेशन की तुलना में फोटोसिंथेसिस 10 टाइम ग्रेटर होता है। मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस 10 टाइम ग्रेटर देन रेस्पायरेशन। मतलब फोटोसिंथेसिस 10 गुना तेजी से होता है रेस्पायरेशन के कंपेयर में। इसलिए एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी नहीं होती है। दिन के समय क्या होता है, प्लांट जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा CO2 रिलीज करते हैं वो बाहर नहीं निकलती है, तुरंत ऑक्सीजन में यूज कर ली जाती है। दिन के समय जो रेस्पायरेशन में CO2 बाहर निकलती है उसका तुरंत यूज कर लिया जाता है फोटोसिंथेसिस में। तो दिन के समय प्लांटों से CO2 तो बाहर निकल नहीं पाती है, क्योंकि रेस्पायरेशन के द्वारा जो CO2 बाहर निकलेगी उसका तुरंत यूज फोटोसिंथेसिस में कर लिया जाता है। यही कारण है कि दिन के समय अगर प्लांट के नीचे आप बैठते हो तो आपको अच्छा लगता है, ब्रीदिंग बहुत अच्छी होती है। लेकिन रात के समय अगर बात करें अपन, तो रात में रेस्पायरेशन तो होगा, CO2 बाहर निकलेगी, लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी और रेस्पायरेशन होगा तो रेस्पायरेशन के द्वारा जो CO2 छोड़ी जाती है उसका अब यूज तो हो नहीं पाएगा। तो प्लांट के नीचे CO2 की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए रात के समय प्लांटों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? रेस्पायरेशन के लिए हमको भी ऑक्सीजन चाहिए, प्लांटों को भी चाहिए, लेकिन प्लांट के नीचे CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो हमें ब्रीदिंग में क्या होगी, परेशानी स्टार्ट हो जाएगी। यही कारण है कि कभी भी रात के समय प्लांटों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में प्लांटों के नीचे CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। एक बात और देखा जाए क्या होता है, अगर कोई एक्वेटिक प्लांट है, जलीय प्लांट है, वो भी क्या काम करता है, वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो डिफ्यूजन के द्वारा ग्रहण करता है और CO2 बाहर छोड़ता है। मतलब डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा डिजॉल्व ऑक्सीजन जो वाटर में है उसको इनटेक करता है और CO2 बाहर छोड़ता है। इस प्रकार से स्टोमेटा के द्वारा जनरली प्लांटों में गैसेस एक्सचेंज होता है। और अगर प्लांट का कोई वुडी पार्ट है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, लेंटिसेल कहते हैं, उनके द्वारा गैसेस एक्सचेंज होता है। एक प्लांट और तुम्हें बताएं जो मर्सी सॉइल में ग्रो करता है। मर्सी सॉइल का मतलब जो दलदल में उगता है, राइजोफोरा। दलदल में क्या होता है, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो राइजोफोरा की जो रूट होती हैं वो मुड़ करके ज़मीन के बाहर निकल आती हैं। उन्हें क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी रूट कहते हैं। और उन पर छोटे छोटे छेद होते हैं, उन छेद के द्वारा ऑक्सीजन अंदर जाती है, CO2 बाहर निकलती है। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए रेस्पिरेटरी रूट किस में पाई जाती है, तो एक प्लांट है राइजोफोरा, और राइजोफोरा हमेशा दलदल वाली ज़मीन में उगता है, मर्सी सॉइल में ग्रो करता है, और मर्सी सॉइल में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है। ये बात तुम्हें याद रखना होगा। तो दलदल में ऑक्सीजन की कमी होती है। अगर जो अपन एक्वेटिक प्लांट की बात, एक्वेटिक एनिमल की बात करें, जैसे फिशेस वगैरह, एक बात और तुम्हें बता दें, यहाँ पर जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं सब में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, लंग्स पाए जाते हैं, लेकिन मछलियों में लंग्स नहीं पाए जाते हैं। तो याद रखना, फिशेस में लंग्स नहीं पाए जाते, एयर ब्लेडर पाए जाते हैं, लंग्स नहीं पाए जाते। उनमें रिस्पायरेशन किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है। वो क्या काम करते हैं, बड़ी तेजी से वाटर को सक करते हैं, खींचते हैं। जब वाटर को अंदर खींचेंगे, और गिल्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज होती है, ब्लड कैपिलरीज का एक ग्रुप होता है। तो जब वो वाटर
ब्लड कैपिलरीज के ग्रुप के पास आएगा, तो कैपिलरीज से CO2 डिफ्यूजन द्वारा बाहर निकल जाती है और वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है डिफ्यूजन के द्वारा वाटर में मिल जाती है। इस प्रकार से जो एक्यूटिक प्लांट होते हैं, एक्यूटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे फिशेस है, फ्रॉग का टैडपोल लार्वा है, फ्रॉन है, इनमें रिस्पायरेशन किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा होता है। अगर जो हम आर्थवर्म की बात करें तो आर्थवर्म में रेस्पायरेशन किसके द्वारा होता है? मॉइस्ट स्किन के द्वारा होता है, बाय डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। अगर जो हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग में रेस्पायरेशन स्किन के द्वारा भी होता है और लंग्स के द्वारा भी होता है। तो इस प्रकार से ये रेस्पायरेशन एक वाइटल प्रोसेस है और जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। तो इस प्रकार से रेस्पायरेशन तुम्हारा खत्म। लाइफ प्रोसेस में अब दूसरा टॉपिक हम उठाने जा रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम में एनिमल में ही, ह्यूमन में ही मैंने बताया था, ह्यूमन में अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम शायद मैंने बताया भी है, नहीं बताया है तो फिर से एक बार देख लीजिए। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कितने पार्टों से मिलकर बना होता है, एक बार और हम तो रिवाइज करा दे रहे हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखो कितने पार्टों से मिलकर बना होता है। जैसे तुम्हें मालूम है, यहाँ पर ये बक्कल कैविटी है, माउथ है, ये माउथ है और माउथ के ऊपर क्या पाई जाती है? नोच पाई जाती है। नेजल सेप्टम के द्वारा दो पार्टों में डिवाइड होती है। ये क्या होता है? नेजल चैम्बर। और ये क्या होते हैं? नॉस्ट्रल्स होते हैं। तो इनको हमने क्या कह दिया? नॉस्ट्रल्स कह दिया। नॉस्ट्रल्स। ये नेजल पैसेज है, ये नेजल पैसेज है। और इसे क्या कहते हैं? नेजल चैम्बर कहते हैं। चैम्बर कहते हैं। और उसके बाद में ये किस में खुलता है? ये फेरिंग्स होता है। इस प्रकार से ये आकर के इसमें खुल गया और इसे क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स कहते हैं। और फेरिंग्स एक कॉमन रास्ता है। इसी रास्ते से क्या होता है? भोजन जाता है और इसी रास्ते से ऑक्सीजन CO2 भी आते जाते हैं। ये क्या होता है? ईसोफेगस से। फूड पाइप इसे कहते हैं, ये ईसोफेगस। ईसोफेगस यहाँ पर क्या होता है? इस प्रकार से ये क्या है? विंड पाइप है जिसे ट्रैकिया कहते हैं। ये ट्रैकिया कहलाती है। ट्रैकिया के ऊपर क्या पाया जाता है? इस प्रकार से साउंड बॉक्स पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? लैरिंग्स कहते हैं। ये लैरिंग्स कहलाता है। और लैरिंग्स जिस पोर के द्वारा फेरिंग्स में खुलता है उस पोर को क्या कहते हैं? ग्लॉइटिस कहते हैं। ये क्या कहलाता है? ग्लॉइटिस कहलाता है। और ग्लॉइटिस के ऊपर ढक्कन पाया जाता है जैसे एपीग्लॉइटिस कहते हैं। एपी, ये ग्लॉइटिस कहलाता है। ये क्या काम करता है? एपीग्लॉइटिस फूड को लैरिंग्स के अंदर वेंट पाइप में जाने से रोकता है। वेंट पाइप ट्रैकिया डिवाइड हो करके क्या बनाती है? इस प्रकार से ये ब्रोंकाई बनाती है। ये ब्रोंकाई बनाती है और ब्रोंकाई डिवाइड हो करके क्या बनाता है? इस प्रकार से ब्रोंक्यूल्स बनाता है। ये क्या बनाता है? ये ब्रोंक्यूल्स बनाता है। और यहाँ पर क्या होता है? ये लंग है। इस प्रकार से इसकी और पतली पतली ब्रांचें हो जाती हैं और इस प्रकार से ये एल्वोलाई होते हैं। बहुत सारे एल्वोलाई होते हैं
और एल्वोलाई रेस्पिरेटरी सरफेस को बढ़ाने का काम करते हैं, गैसियस एक्सचेंज होता है, तो इनको क्या कहते हैं? एल्वोलाई कहते हैं, लाई कहते हैं। ये ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में मैंने चर्चा की है, तो अगर नहीं बनाया है तो आप देख सकते हो, नॉस्ट्रल्स होते हैं, इनके द्वारा एयर अंदर जाएगी, नेजल पैसेज है, नेजल चैम्बर है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स। जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन कौन सा होता है? लैरिंग्स होता है। तो अपन लोगों में आवाज़ किसके द्वारा पैदा की जाती है? लैरिंग्स के द्वारा। बर्ड्स में साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन क्या कहलाता है? सायरिंग्स कहलाता है। तो बर्ड्स में साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन सायरिंग्स कहलाता है, और मैमल्स में क्या कहलाता है? लैरिंग्स कहलाता है। उसके बाद में ये विंड पाइप है, फिर ब्रोंकाई है, फिर ब्रोंक्यूल्स है, फिर इस प्रकार से बहुत सारी पत्ती पत्ती ब्रांचें चली जाती हैं, और ब्रांचों का अंतिम सिरा स्वेल हो जाता है, जैसे एल्वोलाई कहते हैं। और एल्वोलाई क्या होती है? यूनिट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। और एल्वोलाई का मेन काम क्या होता है? एब्जॉर्ब गैसियस एक्सचेंज करने के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम होता है। तो अपन लोगों में 1 पेयर लंग्स पाए जाते हैं, और लंग्स जिस मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होते हैं, उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। एक लंग इधर पाया जाता है और एक लंग इधर पाया जाता है। तो इस प्रकार से अपन लोगों में रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ह्यूमन में कौन से होते हैं? लंग्स होते हैं। तो ये रेस्पिरेशन तुम्हारा ख़त्म। अगली क्लास में नया कोई सिस्टम उठाएंगे और तुम लोगों को समझाएंगे, पढ़ाएंगे। तो खूब पढ़िए, अपने दोस्तों को भी बताइए, खुद पढ़िए, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आगे बढ़िए। ओके।